हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 8 अक्टूबर 2024 ट्यूसडे यानी मंगलवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो सी सेट का लाइव कोर्स या जो लाइव क्लासेज हैं ये ऑलरेडी 5 अक्टूबर से शुरू हो चुकी हैं और इसका ओरिएंटेशन सेशन तो इस चैनल पर पोस्ट भी किया गया था। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने देखा हो। उसमें हम लोगों ने ये बातें की थी कि किस तरीके से ये कोर्स जो है वो चलेगा, है ना, और क्या सिलेबस है, ये सब चीज़ें डिस्कस की थी। और कल से यानी कि 7 तारीख से इसकी एक्चुअल क्लासेस जो हैं वो भी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अभी भी कुछ सीटें इस बैच में बची हुई हैं, है ना, सम सीट्स आर लेफ्ट। अगर आप में से कोई एनरोल करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू जाएं और एनरोल आप कर सकते हैं। ठीक है, और हमारी रेगुलर क्लासेस जो हैं वो चल रही हैं तो उसमें आप शामिल हो सकते हैं। ठीक, और बाकी हमारे जो प्रीलिम्स 2025 के लिए अगर आप टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ऑप्शन है। मैंने आपको जैसा बताया कि ऑल इन वन टेस्ट सीरीज़ है। जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स, सी सेट, तीनों ही चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही हैं ओनली एट 849 रुपीज़। अगर आप सिर्फ जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो दैट इज़ अवेलेबल ओनली एट 699। सिर्फ जनरल स्टडीज़ की लेना चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज तो दैट इज़ अवेलेबल 449 में। सिर्फ करंट अफेयर्स की लेना चाहते हैं तो वो अवेलेबल है ओनली एट 299, जिसमें आपको 16 महीने का करंट अफेयर्स की टेस्ट के रूप में मिल जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप सी सेट के फुल लेंथ टेस्ट लेना चाहते हैं, 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे सी सेट के, जो कि आपको मिल रहे हैं ओनली एट 249 रुपीज़। तो ये सारी की सारी टेस्ट सीरीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। इनमें से जो भी टेस्ट सीरीज़ में आप एनरोल करना चाहें वो आप कर सकते हैं। सारे के सारे लिंक्स आपको हमारे ऐप और वेबसाइट पे मिल जाएंगे। और कहीं पर अगर कोई लिंक नहीं मिलता है या किसी चीज़ में कोई इशू है तो यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9150449990। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से हम आपको लिंक्स प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, आई होप क्लियर है बात। चलिए, और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को यूट्यूब पर देखते हैं और आपको किसी भी तरीके की कोई हेल्प होती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो आगे आएँ, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें। ये QR कोड और UPI ID यहाँ पर दी गई है, तो आप कंट्रीब्यूट करेंगे तो थोड़ा सा हमारी भी हेल्प होगी और इसका फ़ायदा ये रहेगा कि यूट्यूब पर सेशंस जो हैं वो लंबे समय तक चल पाएंगे। ठीक है, आई होप क्लियर है बात। चलिए, अब हम लोग चलते हैं आज के न्यूज़पेपर पर और देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग फ्रंट पेज की बात करें तो जैसा कि कुछ दिनों से जिक्र हो रहा था कि मालदीव्स के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज़ू, वो इंडिया भारत की यात्रा पर आने वाले थे और वो आजकल भारत की यात्रा पर हैं। और कल उनकी मुलाकात जो है वो प्रधानमंत्री मोदी से हुई है और यहाँ पर कुछ इकोनॉमिक एड की बात की गई है कि भारत जो है वो मालदीव्स को कुछ मतलब आर्थिक सहायता देगा और साथ ही साथ डिफेंस को लेकर भी कुछ सहायता की बात यहाँ पर की गई है ना। और वापस से दोनों के बीच में बातचीत हुई है और मालदीव्स और इंडिया के बीच में जो संबंध थोड़ा सा ख़राब हो गए थे जब ये आए थे, क्योंकि इनका जो पूरा का पूरा कैंपेन चला था वो इंडिया आउट कैंपेन चला था जब ये राष्ट्रपति बने थे। तो उनके राष्ट्रपति बनने के बाद भारत और मालदीव्स के बीच के जो संबंध हैं या जो रिश्ते हैं वो थोड़ा सा ख़राब हो गए थे। तो यहाँ पर लग रहा है कि वो संबंध वापस से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे और काफ़ी कुछ है यहाँ पर चीज़ें डिस्कस करने के लिए, हम इसको देखेंगे। और बाकी हम लोग जो है वो 2-3 आर्टिकल एक्सप्लेन पेज के देखेंगे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। फिर उसके बाद एक एक करके इनको देखना शुरू करते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर अब एक्सप्लेन पेज पे बात करें तो इस साल के जो नोबल प्राइजेज़ हैं उनका अनाउंसमेंट होना शुरू हो गया है। तो कल जो है वो नोबल प्राइज़ अनाउंस किया गया है मेडिसिन के लिए, दैट इज़ फॉर माइक्रो RNA। ठीक है, माइक्रो RNA को लेकर ये जो है वो दिया गया है और 2 लोगों को दिया गया है, विक्टर एम्ब्रोज एंड गैरी रुफकुन। ठीक है, तो इनकी बात करेंगे हम लोग आगे। ठीक है, डिटेल में देखेंगे। इसके बाद एक मारबर्ग वायरस है, इसके बारे में बात करेंगे।
और एक एग्रीकल्चर का लेकर, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इसको लेकर एक रिपोर्ट आई है, बेसिकली नीति आयोग का एक पेपर है ना, उसको लेकर यहाँ पर एक बात की गई है। तो वो हम लोग समझेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में उस पेपर के अकॉर्डिंग क्या बातें लिखी गई हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे आज के 3-4 आर्टिकल्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। तो एक एक करके इनको देखना हम लोग शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट वन जो मालदीव्स वाला है। इकोनॉमिक एड टू डिफेंस, इंडिया एंड मालदीव्स रीसेट टाइज आफ्टर टॉक्स। ठीक है, देखो अब यहाँ पर क्या लिखा गया है कि मूविंग टू स्टेम द स्लाइड इन टाइज एवर सिंस प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू केम टू पावर ऑन एन एंटी इंडिया इलेक्शन प्लैंक, लास्ट ईयर इंडिया एंड मालदीव्स एग्रीड मंडे to transform their bilateral relations into comprehensive economic and maritime security partnership। यानी कि जब से मोहम्मद मुइज़ू वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, है ना, और इंडिया आउट प्लैंक या इंडिया आउट कैंपेन के तहत वो वहाँ पर जीते थे चुनाव, तो तब से ही जो भारत और मालदीव्स के बीच के जो संबंध हैं, जो टाइज़ हैं, ठीक है, उनमें स्लाइड आ रहा था। स्लाइड मतलब उनमें गिरावट आ रही थी। उसको यहाँ पर कुछ हद तक थामा गया है, रोका गया है। और भारत और मालदीव्स ने ये एग्री किया है कि वो अपने जो द्विपक्षीय संबंध हैं, जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे किस में, एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप में। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात प्रेसिडेंट मुइज़ू से हुई है नई दिल्ली में, और इसमें भारत ने ये डिसाइड किया है कि वो 30 बिलियन रुपीज़ 30 बिलियन ऑफ रुपीज़ INR एंड $400 मिलियन, इतना सपोर्ट जो है वो किसको देगा, मालदीव्स को। और ये दिया जा रहा है कैसे, एज आ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। अब ये करेंसी स्वैप एग्रीमेंट क्या होता है, बेसिकली करेंसी स्वैप एग्रीमेंट में क्या होता है कि दो पार्टीज़, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये दो देश हो गए भारत और मालदीव्स, तो ये दो पार्टीज़ जो हैं वो अपनी करेंसीज़ को एक्सचेंज करते हैं किसी तीसरी करेंसी के हिसाब से। मतलब जो भी, जैसे भारत यहाँ पर पैसे दे रहा है मालदीव्स को, ठीक है, तो उसका कुछ वो तीसरी करेंसी में दिया जाता है। बेसिकली जो करेंसी का स्वैप होता है, स्वैप का मतलब होता है अदला बदली, ठीक है, तो वो तीसरी करेंसी के हिसाब से दिया जाता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की आपको उसको ज़रूरत नहीं है, हो सकता है आपने इकोनॉमी में थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ा हो, बट एज अ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट ये पैसा जो है वो दिया जा रहा है। और क्यों दिया जा रहा है, तो क्योंकि मालदीव्स में अभी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, तो उनको टैकल करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर ये लिखा है कि होपिंग टू रिवाइव द डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, इट केम अंडर सीवियर स्ट्रेन आफ्टर मुइज़ू गवर्नमेंट ऑर्डर्ड। क्योंकि जो डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन है उसको भी रिवाइव करने की यहाँ पर उम्मीद है, क्योंकि ये जो डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन था इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव या काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन आया था। कब, जब मुइज़ू की सरकार ने ऑर्डर किया था कि इंडियन मिलिट्री पर्सनल जो हैं वो उनके देश से निकल जाएं, है ना, हम लोगों ने चीज़ें डिस्कस की हैं बहुत बार। और साथ ही साथ भारत ने ये भी कहा है कि वो जो मालदीवियन कोस्ट गार्ड शिप है दैट इज़ हुरावी, उसको ऑन ग्रेटिस बेसिस यानी कि फ्री ऑफ चार्ज रिपेयर और रिफिट कर देगा। क्योंकि ये जो शिप है दैट इज़ मालदीवियन कोस्ट गार्ड शिप हुरावी, ये बेसिकली भारत ने ही मालदीव्स को जो है वो कुछ साल पहले गिफ्ट किया हुआ है। दोनों साइड जो है उन्होंने ये भी एग्री किया टू लॉन्च नेगोशिएशंस फॉर अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी नेगोशिएशंस लॉन्च करने को लेकर यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ है। और दोनों देशों ने 5 पैक्ट्स या 5 एग्रीमेंट जो हैं वो साइन किए हैं। एक तो वही करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है, इसके बाद जुडिशियल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग को लेकर है, इसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, लॉ इन्फोर्समेंट ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स। तो इन चीज़ों को लेकर जो है वो आपस में एग्रीमेंट्स हुए हैं। साथ ही साथ दोनों लीडर्स ने मालदीव्स में रुपे कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है, और साथ ही साथ इंडिया ने लगभग 700 सोशल हाउसिंग यूनिट्स जो है वो हैंड ओवर की हैं, और एक नया रनवे हनी माधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये बेसिकली वहाँ का एक लोकेशन है ना, एक मतलब छोटा सा एक आइलैंड सा है दैट इज़ हनी माधु, वहाँ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक रनवे का इनॉग्रेशन भी किया गया है। अब इन संबंधों को लेकर ये मतलब जो पूरा का पूरा यहाँ पर बातचीत हुई है,
इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना है कि इंडिया एंड मालदीव्स शेयर रिलेशंस दैट स्पैन सेंचुरीज, कि भारत और मालदीव्स के बीच का जो रिश्ता है, जो संबंध है, वो कई सदियों पुराना है। ठीक है। एंड इंडिया इज़ द मालदीव्स क्लोजेस्ट नेबर एंड अ स्टेडफास्ट फ्रेंड, और भारत जो है वो मालदीव्स का सबसे निकट पड़ोसी है और काफ़ी अच्छा मित्र है। ये स्टेट करते हुए कि मालदीव्स होल्ड अ सिग्निफिकेंट प्लेस इन बोथ आवर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड द सागर विजन, है ना, ये कहते हुए कि मालदीव्स जो है वो हमारी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है और जो सागर विजन है उसमें मालदीव्स की एक काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, महत्वपूर्ण स्थान है। इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर ये कहा है कि इंडिया हैज़ कंसिस्टेंटली एक्टेड एज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर फॉर मालदीव्स, कि मालदीव्स में अगर कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, कोई तकलीफ आती है, तो भारत जो है वो ही फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है, कि मतलब सबसे पहले रिस्पॉन्ड करने वाला देश कौन सा रहा है, दैट इज़ इंडिया। ये यहाँ पर प्रधानमंत्री ने कहा है। बी इट एसेंशियल कमोडिटीज़ फॉर द पीपल ऑफ मालदीव्स, कि मालदीव्स के लोगों के लिए अगर कुछ एसेंशियल कमोडिटीज़ की ज़रूरत हो या उनको ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना हो नेचुरल कैलामिटीज़ के दौरान, नेचुरल डिज़ास्टर के दौरान, या कोविड पेंडेमिक के दौरान उनको वैक्सीन देने की बात हो, तो इंडिया ने हमेशा जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ नेबर इसको पूरा किया है। ये यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया है। ठीक है। इसके बाद आगे अगर हम देखें तो इकोनॉमिक एड के अलावा, इकोनॉमिक एड तो मैंने आपको बता ही दिया, वही है ना, 400 बिलियन रुपीज़ और है ना 300 बिलियन रुपीज़ और 400 बिलियन जो डॉलर्स हैं उसकी बात की गई है। तो उसके बाद यहाँ पर ये लिखा है, और वहाँ पर अभी पैसों की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि उनका जो वो है फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व वो काफ़ी कम हो गया है। ठीक है, तो इसलिए पैसे की उनको ज़रूरत है। अब इसके बाद यहाँ पर यह भी लिखा है कि इकोनॉमिक एड यानी कि आर्थिक सहायता के अलावा जो डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन के पिलर हैं उनको भी एक मेजर फिलिप मिला है। मेजर फिलिप मतलब एक मेजर बूस्ट मिला है इस विजिट के दौरान। सून आफ्टर कमिंग टू पावर, सत्ता में आने के बाद मुइज़ू ने भारत से ये कहा था कि वो अपने मिलिट्री पर्सनल को यहाँ से हटा लें, ये बात मैंने आपको बताई थी। और दोनों देशों ने ये एग्री किया था कि इंडिया जो है वो अपने लगभग 80 के आसपास जो वहाँ पर मिलिट्री पर्सनल स्टेशनड हैं मालदीव्स में, उनको 10 मार्च से 10 मई के बीच में हटा लेगा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये कहा था कि जो 2 हेलीकॉप्टर्स और एक डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है मालदीव्स में, उसको ऑपरेट किया जाएगा बाय द कॉम्पिटेंट इंडियन टेक्निकल पर्सनल, और जो उस समय के वहाँ के पर्सनल थे, जो मिलिट्री पर्सनल थे, उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। अब इसको लेकर यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से एक बात कही है कि वी हैव इंगेज्ड इन कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशंस ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, कि डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को लेकर भी हमारी एक बहुत ज़्यादा गहन मतलब चर्चा हुई है, कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हुआ है। द एकाथा प्रोजेक्ट हार्बर प्रोजेक्ट इज़ प्रोग्रेसिंग स्विफ्टली, ये जो एकाथा हार्बर प्रोजेक्ट है ये काफ़ी अच्छे से चल रहा है, और हम अपना कोऑपरेशन इन ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्सेस, मालदीव्स की जो नेशनल डिफेंस फोर्सेस हैं उनकी ट्रेनिंग और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में हम अपना सहयोग जो है वो जारी रखेंगे। टुगेदर वी विल स्ट्राइव फॉर स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी इन द इंडियन ओशन रीजन, और हम दोनों देश मिलके यानी कि भारत और मालदीव्स मिलके इंडियन ओशन रीजन जो है वहाँ की स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करते रहेंगे। वी विल इन्हेंस आवर कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी एंड डिज़ास्टर रिस्पॉन्स, इसमें भी हम अपना सहयोग बढ़ाएंगे। और साथ ही साथ हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं मालदीव्स का कि वो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव को एज अ फाउंडिंग मेंबर ज्वाइन कर रहा है। अब यहाँ पर जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी की गई है दैट इज टाइटल्ड मालदीव्स एंड इंडिया अ विजन फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप, इसमें यह कहा गया है कि इंडिया और मालदीव जो हैं वो कॉमन चैलेंजेस इंडियन ओशन रीजन में, ये दोनों ही देश जो हैं वो एक जैसी चुनौतियां फेस करते हैं, विच हैव मल्टी डायमेंशनल implications फॉर द सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ बोथ द कंट्रीज, और एज अ नेचुरल पार्टनर दे रिजॉल्व टू वर्क टुगेदर इन एडवांसिंग मैरीटाइम एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल ऑफ बोथ इंडिया एंड मालदीव्स। ठीक है, एज नेचुरल पार्टनर्स ये दोनों ही देश जो हैं वो मतलब इस बात का रिजॉल्व करते हैं, इस बात का संकल्प लेते हैं कि ये दोनों साथ काम करेंगे मैरीटाइम और सिक्योरिटी कोऑपरेशन के लिए,
ठीक है, एडवांसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी और मैरीटाइम और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि ये दोनों देशों के लोगों के लिए, भारत और मालदीव्स के लोगों के लिए क्या होगा, बेनिफिट करेगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो इंडियन ओशन रीजन है उसके लिए भी। मालदीव्स जो है उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन काफ़ी बड़ा है, दैट इज़ एक्सपोज टू ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल मैरीटाइम चैलेंजेस। ठीक है, कई सारे तरीके के चैलेंजेस जो हैं वो ये फेस करता है, जैसे कि पायरेसी हो गया, है ना, देन यू हैव IW, दैट इज़ इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग, drug smuggling and terrorism. The two countries agreed that India, as a trusted and dependable partner, will work closely with the Maldives in sharing of expertise. ठीक है, और दोनों देशों ने ये भी एग्री किया है कि भारत जो है वो एक ट्रस्टेड और डिपेंडेबल पार्टनर की तरह मालदीव्स के साथ काफ़ी क्लोजली काम करेगा, एक्सपर्टीज शेयर करेगा, उनकी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाएगा और साथ ही साथ जॉइंट कोऑपरेटिव मेजर्स अंडरटेक करेगा मालदीव्स की ज़रूरत के हिसाब से। They also agreed that the ongoing Maldives National Defence Force Ekata Harbour project with India's assistance will contribute towards enhancing MNDFs, यानी कि वहाँ की जो डिफेंस फोर्सेस हैं, मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्सेस, उनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाया जाएगा इसके थ्रू। और ये भी एग्री किया गया है कि इस प्रोजेक्ट के टाइमली कंप्लीशन के लिए पूरा सपोर्ट जो है वो मालदीव्स को दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर अब कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि दोनों साइडों ने ये भी एग्री किया है टू सपोर्ट द मालदीव्स विद प्रोविजनिंग ऑफ डिफेंस प्लेटफॉर्म्स एंड assets to augment capabilities of MNDF as well as that of the government of Maldives in advancing its maritime and security requirements। कि मालदीव्स को सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है, डिफेंस प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए जाएंगे और एसेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि जो MNDF है यानी कि वहाँ की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसको बढ़ाया जा सके, और साथ ही साथ जो मालदीव्स की सरकार है उसको भी मदद की जा सके ताकि वो अपना मैरीटाइम और सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट जो है उसको बढ़ा सके। इसके बाद मालदीव्स को सपोर्ट किया जाएगा इन एनहेंसिंग द सर्विलांस एंड मॉनिटरिंग कैपेबिलिटी ऑफ MNDF, ठीक है, विद प्रोविजनिंग ऑफ रडार सिस्टम्स एंड अदर इक्विपमेंट। ये सारी चीज़ें भी इनको प्रोवाइड की जाएंगी ताकि इनकी सर्विलांस और मॉनिटरिंग कैपेबिलिटी जो है इनकी डिफेंस फोर्सेस की वो भी बढ़ सके। इसके बाद मालदीव्स को सपोर्ट किया जाएगा ऑन हाइड्रोग्राफिक मैटर्स इंक्लूडिंग थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स। तो ये इस मामले में भी हेल्प की जाएगी। और टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन द एरिया ऑफ डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड रिस्क मिटिगेशन इंक्लूडिंग थ्रू डेवलपमेंट ऑफ SOPs एंड एक्सरसाइजेज टू अचीव इन्हेंस्ड इंटरऑपरेबिलिटी। ठीक है, एरियाज ऑफ डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड रिस्क मिटिगेशन में भी कोऑपरेशन स्ट्रेंथन किया जाएगा, मतलब सहयोग को और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा। ठीक है, SOPs डेवलप किए जाएंगे एंड एक्सरसाइजेज की जाएंगी ताकि इन्हेंस्ड इंटरऑपरेबिलिटी हो सके। इसके बाद टू असिस्ट द मालदीव्स इन द डोमेन ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग बाय सपोर्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ कैपेबिलिटीज़ थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेनिंग एंड शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, मालदीव्स को इस बारे में भी हेल्प की जाएगी इन द डोमेन ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग। ठीक है, और वो कैसे की जाएगी, कैपेबिलिटीज़ डेवलप की जाएंगी थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेनिंग और बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करके। इसके बाद ये लिखा गया है कि टू इनॉग्रेट एट एन अर्ली डेट द स्टेट ऑफ द आर्ट मालदीवियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बिल्डिंग इन माले वहाँ की राजधानी, कंस्ट्रक्टेड बाय इंडियाज़ एड। ठीक है, भारत की मदद से जो वहाँ की मालदीविया का जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है यानी कि जो रक्षा मंत्रालय है उसकी जो एक काफ़ी, मतलब आप कह सकते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट, मतलब होता है मतलब विद ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटीज़, मॉडर्न फैसिलिटीज़। ठीक है, तो उस तरीके की जो एक बिल्डिंग बन रही है उसका समय से पहले इनॉग्रेशन ये यहाँ पर बात की गई है और ये भारत की सहायता से ये बिल्डिंग बनी है। इसके बाद लिखा गया है टू इंक्रीज कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग स्लॉट्स फॉर MNDF। ठीक है, जो वहाँ की डिफेंस फोर्सेज हैं उनके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग स्लॉट जो है उनको बढ़ाया जाएगा। MNDF के लिए, मालदीव्स की पुलिस सर्विसेज के लिए और बाकी सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मालदीव्स के जो हैं अंडर द ITEC प्रोग्राम्स एंड अदर कस्टमाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन इंडिया। भारत में जो इस तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, दैट इज़ इंडिया, ये आई थिंक इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कुछ ऐसा कुछ है। ठीक है, तो इस तरीके के जो प्रोग्राम्स हैं या जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उनमें इनके लिए स्लॉट्स वगैरह जो हैं वो बढ़ाए जाएंगे। और साथ ही साथ ये लिखा गया है टू एक्सटेंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू डेवलप एंड अपग्रेड MNDF इंफ्रास्ट्रक्चर, कि वहाँ की जो डिफेंस फोर्सेस के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं
उसको डेवलप या अपग्रेड करने के लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, मतलब जो पैसे की ज़रूरत है, वो और ज़्यादा दिया जाएगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस और ज़्यादा एक्सटेंड की जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप बात समझ गए कि यहाँ पर किस किस चीज़ को लेकर क्या क्या बातें की गई हैं। ठीक है, और मतलब ऑब्वियस भी है, एक्सपेक्टेड भी है कि भारत इतना बड़ा देश है ना, मालदीव एक छोटा सा आइलैंड कंट्री, तो जो भी मिलेगा वो इस संबंध से वो मिलेगा तो मालदीव्स को ही। ठीक है, बट मालदीव्स स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मालदीव्स अगर हमारे नज़दीक नहीं है, मतलब उसके संबंध अगर हमारे साथ बेहतर नहीं है, तो फिर वो चाइना के साथ बेहतर होंगे, और अगर चाइना के साथ संबंध बेहतर होते हैं तो फिर वो हमारे लिए ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि चाइना ने अगर मान लो अपने मिलिट्री बेस वगैरह यहाँ पर लगाने शुरू कर दिए, तो फिर वो हमें घेर रहा है। ठीक है ना, तो उस लिहाज से मालदीव्स जो है वो स्ट्रेटेजिकली अब लोकेशन वाइज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बट इस तरीके के आप एग्रीमेंट्स वगैरह में देखेंगे कि जो भी पैक्ट साइन हुए हैं या जो भी एग्रीमेंट्स हुए हैं, इन सब में सिर्फ ये कहा गया है कि मालदीव्स को ही ये चीज़ें दी जाएंगी, है ना। तो वो तो है, बट मैंने बताया कि इनडायरेक्टली इसकी लोकेशन वगैरह वगैरह की वजह से ये स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आप बात समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इंडिया एंड इट्स नेबर में आप इसको आर्टिकल को लेंगे इंटरनेशनल रिलेशन जीएस पेपर 2 में। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और ये वाला आर्टिकल देखते हैं जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है, मतलब नोबेल प्राइज़ अनाउंस हुआ है यहाँ पर मेडिसिन को लेकर 2024 का। ठीक है, इसमें लिखा गया है माइक्रो आरएनए। अब ये माइक्रो आरएनए क्या होते हैं? ये इस तरीके के टाइनी आरएनएज होते हैं दैट होल्ड की टू हाउ ऑर्गेनिजम्स डेवलप, कि जिनसे ये पता लगता है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, वो माइक्रो आरएनए या टाइनी आरएनए की वजह से ही होते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। अब देखो, ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है और काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, इसको अगर आप आराम से समझेंगे तो। इसमें लिखा गया है कि इस साल का जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है मेडिसिन के लिए, मतलब मेडिसिन की कैटेगरी में, ये 2 लोगों को दिया गया है। 2 साइंटिस्ट हैं, एक का नाम है विक्टर एम्ब्रोस और दूसरे हैं गैरी रुपकुन, फॉर देयर डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए। ठीक है, कि इन्होंने माइक्रो आरएनए को डिस्कवर किया है, उसके लिए इनको ये नोबेल प्राइज़ अनाउंस किया गया। और माइक्रो आरएनए बेसिकली ऐसे टाइनी मॉलिक्यूल्स होते हैं विच प्ले आर रोल, क्रूशियल रोल इन हाउ जीन्स फंक्शन, कि हमारे जो जीन्स होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, वो बेसिकली ये माइक्रो आरएनए का रोल होता है उसमें। ठीक है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। अब ये एम्ब्रोज और रुफकुन जो है, इन्होंने माइक्रो आरएनए को स्टडी क्यों किया, तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि अकॉर्डिंग टू द प्रेस रिलीज, द साइंटिस्ट वर ऑनर्ड फॉर देयर डिस्कवरी ऑफ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल गवर्निंग हाउ जीन एक्टिविटी इज रेगुलेटेड। तो बेसिकली मतलब इनको क्यों दिया गया है वो यहाँ पर बताया गया है कि इन दोनों साइंटिस्ट को ये सम्मान इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने एक ऐसा फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है वो खोज निकाला है, उसकी डिस्कवरी की है, जिससे ये पता लगता है कि हमारी जो जीन्स हैं उनकी एक्टिविटी कैसे रेगुलेट होती है। अब देखो, यहाँ पर इन्होंने इसको समझाने के लिए बड़े आसान भाषा में इलस्ट्रेशन दिया है। इन्होंने ये कहा है कि आप क्रोमोसोम्स के बारे में सोचिए। क्रोमोसोम्स आपको पता है कि डीएनए के रूप में क्या करते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं। ठीक है, अब डीएनए मतलब क्रोमोसोम्स जो हैं वो डीएनए के रूप में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं एज अ लार्ज टूल बॉक्स। अब हमारे शरीर का जो हर सेल है उसके डीएनए तो सेम होगा। ठीक है, तो वो उसके पास जो टूल बॉक्स है वो सारे के सारे, मतलब एक तरीके से अगर आप उसको एक टूल बॉक्स मान के चलें तो वो सबके पास सेम होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर में जीन्स अलग अलग थोड़ी होंगे, सब एक ही जैसे होंगे, और टूल बॉक्स सेम है, उसमें सारे के सारे जो टूल्स हैं वो भी एक जैसे हैं, दे ऑल आर आइडेंटिकल। ठीक है, टूल्स कह लें या जीन्स कह लें, लेकिन हर सेल को अलग टूल चाहिए होता है डिपेंडिंग ऑन देयर जॉब, क्योंकि हर सेल का बॉडी के जो हर पार्ट्स में जो सेल हैं उनका काम एक जैसा तो है नहीं, है ना। जैसे कि मान लो एक नर्व सेल है,
अब नर्व सेल को जो है वो एक ऐसे टूल की ज़रूरत है जिससे वो सिग्नल्स भेज सके, क्योंकि नर्व सेल्स का काम क्या है, सिग्नल्स ट्रांसमिट करना। और वहीं एक मसल सेल का काम क्या है, मसल सेल जो है वो एक दूसरा टूल जो है वो छांटेगा, क्योंकि उस मसल्स के थ्रू मूवमेंट होना है ना। अब लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जितने भी जीन्स हैं सारे सेल्स में वो तो एक जैसे हैं, तो फिर कैसे होगा ये चीज़। अब इसमें यहाँ पर क्या लिखा गया है, द की टू दीज डिफरेंसेस इज जीन रेगुलेशन, द प्रोसेस दैट हेल्प्स ईच सेल पिक द राइट टूल फॉर इट्स स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डिफरेंसेस हैं कि सेल अलग अलग सेल हैं, उनको अलग अलग फंक्शन करने हैं, तो उसके लिए वहीं पर आता है जीन रेगुलेशन, यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू ये होता है कि हर सेल जो है वो राइट टूल पिक करता है अपने स्पेसिफिक टास्क के लिए, कि जो टास्क उसको करना है उसके हिसाब से वो टूल पिक करता है, क्योंकि टूल बॉक्स एक जैसा है। ठीक है, उसमें सारे के सारे टूल भी एक जैसे हैं, अब उसमें से कौन सा टूल पिक करना है। ठीक है, मतलब एक टूल बॉक्स है, उसमें बहुत सारे टूल्स हैं, कौन सा टूल किसको पिक करना है, कौन से सेल को, वो जीन रेगुलेशन है। ठीक, यानी कि अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ओनली द अप्रोप्रिएट सेट ऑफ जीन्स इज एक्टिवेटेड इन ईच टाइप ऑफ सेल, यानी कि हर सेल के अंदर जो जीन्स होते हैं, तो हर सेल के अंदर सिमिलर टाइप के जीन्स जो हैं वो एक्टिवेट नहीं होते। जिन सेल की जो रिक्वायरमेंट है, जिन सेल का जो फंक्शन है, सिर्फ वही जीन्स जो हैं वो उस सेल में एक्टिवेट होते हैं। अब एम्ब्रोज और रुफकुन जो हैं दे वर क्यूरियस अबाउट हाउ जीन्स रेगुलेशन वर्क्स। ठीक है, वो इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस थे, ये जानना चाहते थे कि ये जीन रेगुलेशन जो है वो कैसे काम करता है। अब इनकी जो रिसर्च है उससे माइक्रो आरएनए की डिस्कवरी होती है, विच प्रोवाइडेड अ होल न्यू वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ बॉडीज ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स सच एज ह्यूमन्स फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली माइक्रो आरएनए की जो डिस्कवरी हुई है, इसने बेसिकली एक नया तरीका हमें दिया है समझने का कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है, जैसे ह्यूमंस इज़ ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, कि उनकी जो शरीर है, जो उनका बॉडी है, वो कैसे काम करती है। अब वाई इज़ अंडरस्टैंडिंग जीन रेगुलेशन सिग्निफिकेंट। अब ये जीन रेगुलेशन को समझना क्यों सिग्निफिकेंट है, देखो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया कि डीएनए में स्टोर होती है अंडर द न्यूक्लियस ऑफ ईच सेल। हर सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वहाँ पर डीएनए मिलेगा आपको, है ना, और वहाँ पर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। अब दिस इंफॉर्मेशन इज कॉपीड टू दी एमआरएनए। एमआरएनए बेसिकली क्या है, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो इंस्ट्रक्शंस कंटेन करता है दैट डायरेक्ट द सेल टू सिंथेसाइज एप्रोप्रिएट प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, ये कॉपी की जाती है टू दी एमआरएनए। और एमआरएनए एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि जो सेल्स को डायरेक्ट करता है। ठीक है, सेल्स को डायरेक्शन देता है कि उसको कौन सा प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज करना है या प्रोड्यूस करना है। प्रोटीन्स हैंडल ऑल काइंड्स ऑफ इंपॉर्टेंट जॉब्स इन द बॉडी। ठीक है, हमारे शरीर में जितने भी इंपॉर्टेंट जॉब्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट काम हैं, वो सारे के सारे प्रोटीन्स के थ्रू होते हैं। जैसे कि मेकिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कि मसल जो है उसका रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो भी प्रोटीन्स की वजह से होता है। और नर्व्स जो आपस में कम्युनिकेट करती हैं वो भी प्रोटीन्स की वजह से ही होता है। ठीक है, अब डिफरेंट टिश्यूज इन द बॉडी क्रिएट डिफरेंट प्रोटीन्स डिपेंडिंग ऑन देयर स्पेसिफिक फंक्शंस। अब शरीर के जो अलग अलग टिश्यूज हैं वो अलग अलग प्रोटीन क्रिएट करते हैं, क्योंकि उनके अलग अलग फंक्शंस हैं। दिस डिफ्रेंशिएशन अमंग सेल्स इज गवर्न बाय जीन रेगुलेशन। अब यही जो सेल्स के बीच में डिफरेंस है, ये जीन रेगुलेशन से गवर्न होता है, विच इफेक्टिवली टर्न्स ऑन और ऑफ स्पेसिफिक जीन्स इन अ सेल इन ऑर्डर टू अलाउ इट टू कैरी इट्स स्पेसिफिक टास्क। तो इस जीन रेगुलेशन में बेसिकली होता क्या है कि कुछ स्पेसिफिक जीन्स जो हैं वो सेल के अंदर ऑन हो जाते हैं या ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, या आप कहिए कि एक्टिवेट हो जाते हैं या डीएक्टिवेटेड रहते हैं, ताकि वो अपने स्पेसिफिक टास्क जो हैं वो कर सके, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर सेल का फंक्शन अलग अलग होगा। ठीक है ना, मसल सेल का फंक्शन अलग होगा तो नर्व सेल का फंक्शन अलग होगा। अब उसमें ये लिखा है कि अगर जीन रेगुलेशन में कुछ फॉल्ट होता है तो इससे सीरियस डिजीजेस जैसे कि कैंसर, डायबिटीज़ या ऑटो इम्यून कंडीशंस हो सकती हैं। ऑटो इम्यून कंडीशंस का मतलब ये होता है कि जिसमें आपका जो ये है इम्यूनिटी है, ठीक है, जिसमें आपका जो इम्यूनिटी है या जो इम्यून सिस्टम है वो आपके शरीर के जो हेल्दी सेल्स हैं उनके अगेंस्ट फंक्शन करने लगता है।
ठीक है, वैसे तो इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है? वैसे इम्यून सिस्टम का काम ये होता है कि आपके शरीर को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, कुछ अनवांटेड चीज़ें आ रही हैं तो उसके अगेंस्ट लड़ना। बट कभी कभी क्या होता है कि आपका शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो आपके शरीर के हेल्दी सेल्स के अगेंस्ट लड़ने लगता है, तो उसको कहा जाता है ऑटो इम्यून कंडीशन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अंडरस्टैंडिंग जीन रेगुलेशन दस होल्ड्स द की फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड पोटेंशियली ट्रीटिंग मैनी ऑफ दीज कंडीशंस। तो जीन रेगुलेशन को समझने से क्या हो सकता है कि इस तरीके की जो कंडीशंस हैं उनको समझा जा सकता है और उनको पॉसिबली पोटेंशियली ट्रीट भी किया जा सकता है। अब 1960s में साइंटिस्ट ने ये पाया दैट स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स could bind the specific regions of DNA and control which genetic message were produced। ठीक है, तो 1960s में साइंटिस्ट ने ये पाया कि कुछ स्पेशलाइज प्रोटीन्स हैं जिनका नाम है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ये डीएनए के कुछ स्पेसिफिक रीजन्स को आपस में बाइंड कर सकते हैं और ये कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन से जेनेटिक मैसेज जो हैं वो प्रोड्यूस करने हैं। अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं ये असेंशियली एक्ट करते थे लाइक स्विच। ठीक है, टर्निंग द जीन्स ऑन और ऑफ डिपेंडिंग ऑन द नीड्स ऑफ द सेल, कि सेल की ज़रूरत के हिसाब से कौन सा जीन एक्टिवेट होना है, टर्न ऑन करना है या टर्न ऑफ करना है, एक्टिवेट या डीएक्टिवेट, ये उस तरीके का काम करते थे ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। अब दिस वॉज अ ह्यूज लीप इन अंडरस्टैंडिंग हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड। ठीक है, तो ये एक मतलब बहुत बड़ा छलांग थी आप कह सकते हैं ये चीज़ को समझने की कि किस तरीके से जो जीन्स हैं वो रेगुलेट होते थे। ठीक है, ये उस समय की बात है 1960s के समय में। और उसके बाद फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों तक, इट सीम्ड लाइक द मिस्ट्री ऑफ जीन रेगुलेशन हैड बीन मोस्टली सॉल्व्ड। तो उसके बाद कई सालों तक ये माना जाता था कि जो जीन रेगुलेशन की मिस्ट्री है का जो रहस्य है वो लगभग पूरी तरीके से सॉल्व हो गया है। अब ये जो थाउजेंड्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं वर आइडेंटिफाइड and it appeared that the scientific community had figured out the key to how cell controls the flow of genetic information। ठीक है, तो कई सारे thousands of transcription factors को आइडेंटिफाई किया गया, इनको पहचाना गया और ये पाया गया and it appeared that the scientific community has figured out the key to how cell control the flow of genetic information, कि किस तरीके से सेल्स जो हैं वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, ऐसा साइंटिफिक कम्युनिटी ने पता लगा लिया है। लेकिन उसके बाद 1993 में इस साल के जो नोबल विनर्स हैं उन्होंने एक फाइंडिंग पब्लिश करी जिसमें ये खुलासा किया गया एक नई एंटायरली नई प्रोसेस का। ठीक है, पूरी तरीके से नई प्रोसेस का जिसके थ्रू जीन्स रेगुलेट होते हैं, है ना। वन विच नो वन हैड एंटिसिपेटेड, जिसके बारे में किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो उन्होंने इस तरीके की एक फाइंडिंग जो है वो पब्लिश करी। अब हाउ वॉज माइक्रो आरएनए डिस्कवर, अब ये माइक्रो आरएनए डिस्कवर हुआ कैसे, देखो। तो लेट 1980s में एम्ब्रोज और रुफकन जो है वो नोबल प्राइज विनिंग रिसर्चर दैट इज़ रॉबर्ट हॉर्विट्स के अंडर में काम कर रहे थे और एक राउंड वॉर्म दैट इज़ सी एलिगेंस उसको स्टडी कर रहे थे। अब हालांकि ये जो राउंड वॉर्म है ये सिर्फ 1 मिलीमीटर लंबा होता है। 1 मिलीमीटर मतलब आप समझ सकते हैं कितना छोटा होता है। लेकिन इस वॉर्म में कई सारे इस तरीके के सेल टाइप्स होते थे जो लार्जर एनिमल्स में पाए जाते हैं। तो इसलिए ये एक आइडियल कैंडिडेट बन जाता है ये समझने के लिए कि टिश्यूज़ कैसे डेवलप होते हैं। अब एम्ब्रोज और रुफकुन जो हैं इन्होंने पर्टिकुलरली ये इंटरेस्टेड थे दो तरीके के जीन्स में, ऐसे वॉर्म्स में दो तरीके के जीन्स के ऊपर ये ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। वन वॉज लिन 4 एंड अनदर वन वॉज लिन 14। अब ये जीन्स जो है उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल्स इन डिटरमाइनिंग व्हेन डिफरेंट सेल्स मैच्योर्ड, कि अलग अलग तरीके के सेल जो हैं वो कब मैच्योर होते हैं उसको पता लगाने में इन जीन्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। दैट इज़ लिन 4 एंड लिन 14, ये दो जीन्स थे। अब साइंटिस्ट की जो क्यूरोसिटी थी वो तब बढ़ जाती है जब उन्होंने ये नोटिस किया कि कई सारे जो म्यूटेंट वॉर्म्स हैं हैड प्रॉब्लम्स विद दिस टाइमिंग, मतलब जो मैच्योर होने की टाइमिंग है उसके साथ जो म्यूटेंट वॉर्म्स हैं, मतलब जो वॉर्म्स म्यूटेट कर रहे हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। और एम्ब्रोज ने यह डिस्कवर किया कि दैट लिन 4 सीम्ड टू इनहिबिट लिन 14, कि लिन 4 जो है वो लिन 14 को रोक रहा है, किसी तरीके से इनहिबिट कर रहा है। बट द साइंटिफिक प्रोसेस बिहाइंड दिस वाज अनक्लियर, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या प्रोसेस है जिसकी वजह से ये इनहिबिशन हो रहा है, वो चीज़ क्लियर नहीं थी।
अब उसके बाद यहाँ पर एम्ब्रोज ने एक हार्वर्ड में अपनी एक लैब सेटअप करी और फिर से वो लिन4 जीन को स्टडी करने लगे, उसकी इन्वेस्टिगेशन करने लगे। अब टू हिज सरप्राइज वो भी इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य, मतलब उनको भी हैरानी हुई जब उन्होंने ये पाया कि लिन4 ने एक ऐसा टाइनी आरएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस किया है दैट डिड नॉट कोड फॉर प्रोटीन्स लाइक मोस्ट जीन्स डू। ठीक है, कि उसमें जैसा ज़्यादातर जीन्स में प्रोटीन्स को लेकर कोड होता है वैसा नहीं है। इंस्टेड दिस माइक्रो आरएनए सिंपली ब्लॉक्ड द एक्टिविटी ऑफ लिन14। और इस माइक्रो आरएनए ने क्या किया कि सिंपली जो लिन14 की एक्टिविटी है उसको ब्लॉक कर दिया। ठीक है, ऐसा इन्होंने पाया। और वहीं जो रुवकुन है वो अपनी लैब में काम कर रहे थे, वो भी लिन14 जीन के ऊपर क्लोजली उसको एग्जामिन कर रहे थे जब उन्होंने ये पाया कि दैट लिन4 was not stopping the production of लिन14's mRNA which carried genetic instruction for making its protein। जब उन्होंने ये पाया कि लिन4 जो है वो लिन14 के mRNA के प्रोडक्शन को नहीं रोक रहा है, ठीक है, जो उसके प्रोटीन बनाने के इंस्ट्रक्शंस के जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस को कैरी करता है, रादर इट वाज प्रिवेंटिंग लिन14 फ्रॉम मेकिंग द प्रोटीन इटसेल्फ। कि लिन4 जो है वो लिन14 के mRNA के प्रोडक्शन को नहीं रोक रहा है, क्योंकि mRNA में क्या चीज होती है, मैंने आपको बताया ना कि mRNA में इंस्ट्रक्शंस होते हैं टू सिंथेसाइज प्रोटीन। तो लेकिन mRNA लिन4 जो है वो लिन14 के mRNA के प्रोडक्शन को स्टॉप नहीं कर रहा है। उन्होंने ये पाया कि लिन4 जो है वो लिन14 के प्रोटीन प्रोडक्शन को ही बंद कर दे रहा है, कि लिन4 जो है वो लिन14 को प्रोटीन बनाने ही नहीं दे रहा है, ऐसा इन्होंने पाया। और एज एम्ब्रोज एंड रुवकुन कंपेयर्ड देयर फाइंडिंग्स, अब फिर जब इन्होंने अपनी दोनों ने जो भी चीज़ इन्होंने पाई थी, जो इनकी फाइंडिंग्स थी, जब उसको कंपेयर किया तो एक ब्रेक थ्रू इमर्ज होता है। और वो ब्रेक थ्रू ये था कि शॉर्ट आरएनए फ्रॉम लिन4 मैच्ड अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ लिन14's mRNA allowing it to latch on and effectively turn off लिन14's प्रोटीन प्रोडक्शन। कि लिन4 का जो आरएनए है वो लिन14 के mRNA के स्पेसिफिक पार्ट से मैच करता है, और वो हो क्या रहा है कि वो इफेक्टिवली लिन14 के प्रोटीन प्रोडक्शन को बंद कर दे रहा है। ठीक है, अब ये जो डिस्कवरी है इसने एक नया तरीका रिवील किया है कि कैसे जो जीन्स जो है उनको कंट्रोल किया जा सकता है थ्रू टाइनी आरएनए मॉलिक्यूल्स, जिनको अब कहा जाता है माइक्रो आरएनएज। इनिशियली ये रिपोर्ट, ये जो फाइंडिंग्स है ये पब्लिश हुई थी 1993 में, और इस डिस्कवरी को बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं किया गया, क्योंकि ज़्यादातर साइंटिस्ट का ये मानना था कि ये जो प्रोसेस है वो सिर्फ जो वो वॉर्म्स थे, ठीक है, सी एलिगेंस, सिर्फ उन तक ही सीमित था। हालांकि इसके बाद 2000 सन में सब कुछ बदल गया जब रुवकुन की टीम ने ये डिस्कवर किया एक और माइक्रो आरएनए जिसका नाम था LET7, LET7, विच वॉज फाउंड अक्रॉस मैनी स्पीशीज़, जो कि बहुत सारे स्पीशीज़ में इंक्लूडिंग ह्यूमंस में भी पाया जाता है। अब दिस फाइंडिंग स्पार्क्ड वाइड स्प्रेड इंटरेस्ट। ठीक है, तो फिर जब ये फाइंडिंग सामने आई तो फिर इससे काफ़ी सारे लोगों का इंटरेस्ट जागा, एंड लीडिंग टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो आरएनएस। फिर उसके बाद कई सारे माइक्रो आरएनएस की आइडेंटिफिकेशन होती गई, और आज के समय में हम ये जानते हैं कि माइक्रो आरएनएस जो हैं वो एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं जीन रेगुलेशन में फॉर नियरली ऑल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। जितने भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं, मल्टी सेल्यूलर मतलब जिनमें एक से ज़्यादा सेल होता है, ठीक है, तो उन सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए जीन रेगुलेशन में माइक्रो आरएनएस एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, इंक्लूडिंग इन ह्यूमंस। तो मतलब ये जो आज नोबेल प्राइज़ मिला है ये 1993 की डिस्कवरी है। आप सोचिए, आज से लगभग 30-31 साल पुरानी डिस्कवरी है ये। ठीक है, 30-31 साल पुरानी रिसर्च है, उसके आधार पर ये नोबेल प्राइज़ मिल रहा है। आई होप क्लियर है बात, समझ गए आप इस चीज़ को? यस और नो? चलो, साइंस एंड टेक में इसको आप लेंगे, है ना। इसके बाद आगे देखते हैं एग्रीकल्चर का जो है, एग्री सेक्टर का जो रिपोर्ट कार्ड है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर यह लिखा गया है कि इंडिया का जो फार्म सेक्टर है उसने रजिस्टर किया है इम्प्रूव्ड ग्रोथ परफॉर्मेंस
ओवर द लास्ट 2 डिकेड्स रिलेटिव टू द प्रिसीडिंग 2। ठीक है, इंडिया का जो फार्म सेक्टर है उसने रजिस्टर किया है इम्प्रूव्ड ग्रोथ परफॉर्मेंस। फार्म सेक्टर की ग्रोथ इम्प्रूव हुई है पिछले 2 दशकों में कंपेयर टू द प्रीवियस 2, और इवन मोर सो ड्यूरिंग द 10 ईयर्स ऑफ द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। ठीक है, नरेंद्र मोदी की सरकार के पिछले 10 सालों में तो और ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, ऐसा यहाँ पर नीति आयोग का एक रिसेंट जो पेपर पब्लिश हुआ है वो कहता है। अब एग्रीकल्चर का जो एनुअल ग्रोथ रेट है जीवीए के अनुसार, दैट इज़ ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय द सेक्टर, पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ क्रॉप्स की बात नहीं होगी, क्रॉप्स उसका एक सब सेक्टर है, लाइव स्टॉक, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, सबकी बात होगी। एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस पर अगर हम जीवीए की बात करें तो 1984 से लेकर 85 से लेकर 93-94 के बीच में ये 2.9% रहा करता था, और 94-95 से लेकर 2003-4 के बीच में भी। अब ये पेपर जो नीति आयोग के मेंबर हैं रमेश चंद और कंसल्टेंट जसपाल सिंह के द्वारा लिखा गया है, इनका ये कहना है कि उसके बाद मतलब इस समय के बाद ग्रोथ जो है वो अचानक से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि 2004-5 से लेकर 13-14 तक यूपीए की सरकार और उसके बाद एनडीए की सरकार, इसमें यह ग्रोथ बढ़ जाती है। द एवरेज ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन एग्रीकल्चर जीवीए, एग्रीकल्चर जीवीए का मतलब वही है कि टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट जनरेटेड बाय द सेक्टर माइनस जो इनपुट उसमें लगा है, वो यूपीए की सरकार के दौरान जो एवरेज जीवीए था, ईयर ऑन ईयर इंक्रीज मतलब साल दर साल जो जीवीए में बढ़ोतरी हुई है वो यूपीए के दौरान 3.5% के आसपास थी एवरेज। 2023-24 से पहले जो 10 साल एंड मतलब जो 10 साल एंड हुए हैं 2023-24 में, मतलब एनडीए की सरकार के दौरान, इसमें जो ग्रोथ रेट है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है 3.7%, बिलाइंग द जनरल परसेप्शन ऑफ अ सेक्टर स्टीप्ड इन क्राइसिस। यानी कि जो एक जनरल परसेप्शन बना हुआ है कि ये सेक्टर क्राइसिस में है, संकट में है, वो ऐसा नहीं है, ऐसा इनका कहना है। इंटरप्रेटिंग द नंबर्स, सो हैज़ इंडियन एग्रीकल्चर एक्चुअली फेयर्ड वेल इन द रिसेंट टाइम्स एज द नंबर सजेस्ट। तो अब ये नंबर्स तो काफ़ी कुछ अच्छा बता रहे हैं, लेकिन क्या जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो वाकई में इतना बेहतर रहा है? तो इसका आंसर ये है कि इट मे नॉट बी दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये चीज़ उतनी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं है। टू बिगिन विद देयर आर क्वेश्चंस ऑन द आउटपुट एस्टिमेट इटसेल्फ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सवाल आउटपुट के एस्टिमेट को लेकर ही है। कैसे? देखो, सरकार का यहाँ पर एस्टिमेट ये कहता है कि सीरियल्स का प्रोडक्शन जो है वो 2004-5 से लेकर 2022-23 के बीच में 185.2 मिलियन टन से बढ़ के 303.6 मिलियन टन हो गया है। लेकिन जो हाउस होल्ड सीरियल कंजम्पशन है, जो एस्टिमेट किया जाता है फ्रॉम द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस डेटा, वो इस पीरियड के दौरान 153 से 156 मिलियन टन है। ठीक है, मतलब ये बेसिकली सीरियल का कंजम्पशन बता रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर सीरियल का प्रोडक्शन बढ़ा है तो कंजम्पशन पर भी कुछ असर पड़ा होना चाहिए, लेकिन कंजम्पशन तो बराबर दिख रहा है, मतलब एक ही सी वैल्यू दिख रही है, लेकिन प्रोडक्शन ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ पर ये जो गैप है सीरियल प्रोडक्शन और हाउस होल्ड कंजम्पशन के बीच में, ये गैप 2004-5 में सिर्फ 29.5 मिलियन टन था, क्योंकि उस समय इन्होंने बताया कि 85.2 मिलियन टन तो प्रोडक्शन था, है ना, और कंजम्पशन इन्होंने बताया लगभग 153 के आसपास, तो उसके गैप से इन्होंने निकाला। फिर इसके बाद इन्होंने ये देखा कि ये गैप बढ़ के 2011-12 में 84 मिलियन टन हो रहा है कंजम्पशन और प्रोडक्शन के बीच का, और इसके बाद ये 2022-23 में बढ़ के 151 मिलियन टन हो गया है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा गैप अगर प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में है तो ये फिर ये सीरियल जा कहाँ रहे? ठीक है, ये सवाल उठता है। इसके बाद इसी तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो किस चीज़ पर उठे हैं कि कंट्री का, देश का जो मिल्क प्रोडक्शन है उसमें भी 2.5 गुना की जंप आई है प्रोडक्शन में। ठीक है, देखो 92.5 मिलियन टन जो है वो प्रोड्यूस होता था मिल्क 2004-5 में, और 2022-23 में बढ़ के ये 230.6 मिलियन टन हो गया। और कंजम्पशन में तो फिर वही, कंजम्पशन में कोई बहुत ज़्यादा चेंज आया नहीं है एनएसएसओ के हाउस होल्ड सर्वे के हिसाब से। फिर वही कि अगर मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ गया, कंजम्पशन बढ़ा नहीं, तो मिल्क जा कहाँ रहा है? ठीक है, लेकिन इन इनकॉन्ग्रुइटीज़ के बावजूद, मतलब ये जो डिफरेंसेस हैं इनके बावजूद, ये जो नीति आयोग का पेपर है जिसको इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल वीकली में छापा गया है, जो पब्लिश हुआ है 28 सितंबर के दिन, इसमें कुछ ऐसी फाइंडिंग्स हैं
जिसका इम्प्लीकेशंस पॉलिसी मेकिंग के लिए भी है, और ये आइडेंटिफाई करता है कुछ ऐसे पॉकेट्स ऑफ एक्सेलेंस, मतलब इस सेक्टर में कहाँ पर अच्छा हो रहा है और कहाँ पर जो है वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडियन एग्रीकल्चर के लिए पेन पॉइंट्स बनी हुई हैं, ठीक है, मतलब दर्द बनी हुई हैं। अब डिसएग्रीगेटेड डाइवर्जेंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो वेरिएशन है दैट इज़ इन द परफॉर्मेंस ऑफ द सब सेक्टर्स विद इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है। जो क्रॉप सब सेक्टर है, जो नेचुरली मतलब नॉर्मली एसोसिएट होता है विद द फार्मिंग, इसमें अगर हम बात करें तो एनुअल ग्रोथ जो आउटपुट वैल्यू में है वो सिर्फ 2.3% के आसपास है 2014-15 से लेकर 22-23 के बीच में, ठीक है। और दिस वाज लोअर देन द 3.4% ड्यूरिंग द 10 ईयर्स ऑफ यूपीए रूल। यानी कि यूपीए का जो शासन था उसमें जो ये एनुअल ग्रोथ रेट थी, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट थी आउटपुट की वैल्यू की, वो 3.4% थी, और पिछले 10 सालों में वो कम हो गई है, 2.3% हो गई है, ठीक। इसके बाद दूसरा इन्होंने ये कहा कि मतलब क्रॉप सेक्टर में तो गिरावट आई है, वहीं दूसरी तरफ जो लाइव स्टॉक और फिशरीज सब सेक्टर हैं उसमें एवरेज ईयर ऑन ईयर प्रोडक्शन ग्रोथ जो है 2014-15 से लेकर 22-23 के बीच में 5.8% और 9.2% की ग्रोथ रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, ठीक है। और हायर देन देयर करस्पॉन्डिंग रेट्स ऑफ 4.5% एंड 4.3% फॉर द 10 ईयर्स एंडेड इन 2013-14। यानी कि यूपीए रूल के दौरान उससे अगर आप कंपैरिजन करेंगे लाइव स्टॉक और फिशरीज सेक्टर को तो इसमें ग्रोथ हुई है, ठीक। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो सिंपली पुट द फार्म सेक्टर्स ओवरऑल बेटर ग्रोथ परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द मोदी ईयर्स कंपेयर टू दैट अंडर द यूपीए हैज़ बीन प्राइमरीली ड्यू टू एनिमल एंड एक्वा एंड नॉट कन्वेंशनल क्रॉप एग्रीकल्चर। यानी कि इन 10 सालों में, मोदी सरकार के पिछले 10 सालों में अगर जो ग्रोथ ज़्यादा हुई है एग्रीकल्चर सेक्टर में, अगर ग्रोथ ज़्यादा हुई है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस 10 ईयर्स ऑफ यूपीए गवर्नमेंट, तो वो एनिमल और एक्वा की वजह से हुई है, यानी कि लाइव स्टॉक और फिशरीज़ की वजह से ग्रोथ हुई है, क्रॉप की वजह से ग्रोथ नहीं हुई है। क्योंकि क्रॉप के केस में हमने देखा कि वहाँ पर डाउनफॉल आया है, गिरावट हुई है। इसके बाद टेबल 1 जो है वो सब सेक्टर के प्रोडक्शन ग्रोथ दिखाती है इन द वैल्यू ऑफ आउटपुट एट द कांस्टेंट प्राइसेस ड्यूरिंग द एनडीए पीरियड। और हाईएस्ट एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट अगर आप इसमें देखेंगे, आप एक बार टेबल पर नज़र डालिए, ये है वो टेबल, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट, ग्रोथ इन वैल्यू ऑफ आउटपुट। इसमें आपको दिया गया है 2014 से लेकर 15 का परसेंटेज में। तो सबसे ज़्यादा जो आपको ग्रोथ दिखाई देगी दैट इज़ इन पोल्ट्री मीट 9.22%, ठीक है। वही इन्होंने यहाँ पर लिखा भी है कि सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ है वो पोल्ट्री मीट में है 9.2%, फिशिंग और एक्वाकल्चर में है 9.1%, एग्स में है 6.6% और मिल्क में है 5.8%। और क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो हैं उनकी ग्रोथ रही है 3.9% पर एनम। और नॉन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो रेगुलर फील्ड क्रॉप्स जो हैं उनमें ग्रोथ सिर्फ 1.6% की रही है, बहुत ही कम, ठीक है। कॉटन, जूट, टोबैको, टी एंड कॉफ़ी की अगर हम बात करें तो इनकी हालत काफ़ी ख़राब रही है। आप इनकी ग्रोथ रेट देखिए, कॉटन, जूट, ठीक है, कॉटन 0.11%, ठीक है। वहीं जूट की बात करें तो माइनस, यानी कि ग्रोथ हुई नहीं है, नेगेटिव हो गया है प्रोडक्शन। टी एंड कॉफ़ी की बात करें तो ओनली 1.29% है। टोबैको की बात करें तो -3.31% है, ठीक है। तो ये मतलब जो आउटपुट वैल्यू है उसमें बहुत या तो कम है या फिर नेगेटिव है, मतलब गिरावट आई है। इसके बाद टेबल 2 जो है वो ऐसे 13 राज्य दिखाती है, 13 राज्य वहाँ पर दिखाए गए हैं जिनकी एनुअल एग्रीकल्चर ग्रोथ 2014-15 से लेकर 22-23 के बीच में 4% या उससे ज़्यादा है, ठीक है। इनमें से 3 ऐसे राज्य हैं जो यहाँ से मिसिंग है इस लिस्ट में, दैट इज़ पंजाब, हरियाणा और वेस्ट बंगाल, ठीक है। मतलब यहाँ के जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ है पिछले 10 सालों में वो 4% से कम रही है इन 3 राज्यों में, ठीक है। एवरेज ईयर ऑन ईयर राइज इन देयर जीवीए फ्रॉम एग्रीकल्चर फॉर दिस पीरियड वॉज 2%, 3.4% एंड 2.8%। और सिर्फ अगर हम क्रॉप से बात करें, मतलब ये तो पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर की हो गई, और सिर्फ अगर क्रॉप से बात करें तो दैट इज़ ओनली 0.5%, 0.7% एंड 1.9%, जो कि बहुत कम है। अब जो ग्रोथ है इन 13 स्टेट्स में वो लाइव स्टॉक और फिशरीज़ की वजह से हो रही है। क्रॉप के सब सेक्टर जो है दैट
ग्रोथ टॉप्ड 5%। अगर हम बात करें सिर्फ क्रॉप की, तो क्रॉप में जो 5% की ग्रोथ है वो सिर्फ दो राज्यों में देखने को आपको यहाँ से मिलेगी। दैट इज़ वन इज़ इन मध्य प्रदेश और दूसरा जो है दैट इज़ इन तेलंगाना। बाकी सभी राज्यों में ओवरऑल अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, तो मैंने आपको बताया कि ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर की ग्रोथ, मतलब एग्रीकल्चर पूरे सेक्टर की, जिसमें क्रॉप्स भी है, लाइव स्टॉक भी है, फिशिंग भी है, सब कुछ है, पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर की ये वो राज्य हैं जहाँ पर जो ग्रोथ है वो 4% से ज़्यादा रही है। ठीक है, लेकिन वो भी आप देखेंगे कि 4% से ज़्यादा जो ग्रोथ रही है वो लाइव स्टॉक और फिशिंग की वजह से रही है, क्योंकि यहाँ के आप परसेंटेज देखेंगे ज़्यादा हैं। आप क्रॉप्स में परसेंटेज चेक करेंगे काफ़ी कम है। सिर्फ दो ही ऐसे राज्य हैं जहाँ पर 4-5% से ज़्यादा क्रॉप में ग्रोथ हुई है। वो दो राज्य कौन कौन से हैं? वन इज़ मध्य प्रदेश एंड वन इज़ तेलंगाना। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर ये लिखा है, इट लिंक्स अप विद द सेकेंड मेजर फाइंडिंग्स, जो पॉलिसी टेक अवेज हैं। The accelerated agriculture growth during the last 2 decades as a result of diversification towards horticulture crops, livestock and fisheries has also been market-led, driven by the growing demands of vegetation, fruits, milk, meat, eggs and fish। कि पिछले 2 दशकों में जो एग्रीकल्चर ग्रोथ में एक्सेलरेशन आया है, जो तेज़ी आई है, वो किसका नतीजा है? वो नतीजा है क्रॉप, आप कह सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन का, कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की तरफ डाइवर्ट हुआ है सेक्टर, लाइव स्टॉक की तरफ डाइवर्ट हुआ है, फिशरीज़ की तरफ डाइवर्ट हुआ है। और वो क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ द मार्केट लेड डिमांड, क्योंकि इस तरीके की डिमांड आई है कि वेजिटेशन की ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, मतलब वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की ज़्यादा डिमांड है, हॉर्टिकल्चर हो गया है ना, मिल्क की ज़्यादा डिमांड है, मीट एग्स फिश इनकी ज़्यादा डिमांड है। तो इसकी वजह से किसान जो है वो खेती करने की बजाय, ठीक है, वो कन्वेंशनल क्रॉप्स उगाने की बजाय इन सेक्टर की तरफ भी जा रहा है, लाइव स्टॉक की तरफ, फिशिंग की तरफ, है ना, ये सब चीज़ें भी हो रही हैं। इसके बाद ये लिखा है कि डाइवर्सिफिकेशन इन फार्म हैज़ बीन अकम्पनीड बाय डाइट डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, कि अब लोगों की डाइट जो है वो भी बदल रही है, तो इसीलिए फार्म्स भी डाइवर्ट हो रहे हैं, फार्म्स में भी डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। कि जो कंपोजिशन ऑफ हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स हैं, वो पहले सिर्फ ऐसे फूड्स लिए जाते थे जनरली जिनमें सिर्फ कैलोरीज मिलती थी, बट आज के समय में लोग ऐसे फ्रूट, मतलब ऐसे फूड कंज्यूम कर रहे हैं जिनमें प्रोटीन्स हैं, जिनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की वजह से डाइवर्सिफिकेशन डाइट में हो रहा है, तो फार्म्स में भी डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। दिस हैज़ बीन एडिशनली एनेबल्ड बाय न्यू टेक्नोलॉजीज़। अब इसमें नई टेक्नोलॉजीज़ का भी रोल बताया गया है, कि चाहे आप वेजिटेबल्स और मेज़ में हाइब्रिड्स की बात कर लें, या ड्रिप इरिगेशन की बात कर लें, या बनानाज में आप हाई डेंसिटी टिश्यू कल्चर प्लांटिंग की बात कर लें, या हाई यील्डिंग ब्रॉयलर की बात कर लें, या लेयर ब्रीड्स की बात कर लें पोल्ट्री में, तो उसका भी यहाँ पर रोल रहा है, टेक्नोलॉजी का भी। लेकिन यहाँ पर जैसे ये जो दो व्यक्ति हैं, रमेश चंद और जसपाल सिंह, इन्होंने अपने पेपर में भी ये बात मेंशन की है कि सारे के सारे इंडियन फार्मर जो हैं वो लाइव स्टॉक, फिशरीज और हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं होते हैं। एनएसएसओ के 2018-19 के सिचुएशन असेसमेंट सर्वे फॉर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स के अनुसार सिर्फ 53% ऑफ देम डेराइव्ड इनकम फ्रॉम लाइव स्टॉक रियरिंग, और सिर्फ 6-6.5% जो हैं वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कल्टीवेट करते हैं सारे किसानों में मिला के। तो जो मेन अर्निंग सोर्स 44% ऑफ द एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स का है, वो अभी भी इस तरीके की जो कन्वेंशनल क्रॉप्स हैं, जैसे कि सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, शुगर केन, कॉटन और बाकी नॉन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, उनको उगा रहे हैं। सम ऑफ दीज हैव डिसेंट प्रोडक्शन ग्रोथ ऑन द बैक ऑफ राइजिंग डिमांड, जैसे कि ऑयल सीड्स और पल्सेस, तो इनकी डिमांड ज़्यादा होने की वजह से इनकी प्रोडक्शन ग्रोथ ठीक ठाक है। या फिर नॉन फूड यूज़ की हम बात करें, शुगर केन और इथेनॉल प्रोडक्शन, तो इनकी भी ग्रोथ ठीक ठाक है। However, the benefits of diversification and new production technologies have not percolated to field crops the way they have for the horticulture और livestock। जो डाइवर्सिफिकेशन और नई प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ का जो फ़ायदा है, जो बेनिफिट है, वो इन फील्ड क्रॉप्स तक नहीं पहुंचा है उस तरीके से जैसे कि वो हॉर्टिकल्चर या लाइव स्टॉक तक पहुंचा है। ऑयल सीड्स ऑन पल्सेस यील्ड रिमेन लो। ठीक है, ऑयल सीड्स और पल्सेस की जो यील्ड है, जो पैदावार है, वो काफ़ी कम है, लीडिंग टू सब्सटेंशियल शेयर ऑफ डिमांड बीइंग मेड बाय इंपोर्ट्स। और ज़्यादातर जो हमारे, आपको पता ही है कि जो डिमांड है वो हम लोग इंपोर्ट से पूरी करते हैं, ऑयल सीड्स की भी और पल्सेस वगैरह की भी। कॉटन में भी अगर हम बात करें तो बीटी हाइब्रिड्स बेसिकली आए, लेकिन उसके बाद भी कोई बहुत ज़्यादा ब्रेक थ्रू इसमें देखने को नहीं मिला। जेनेटिकली मॉडिफाइड आए, लेकिन फिर भी कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ।
एवरेज डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है पिछले 3 सालों में 325 लाख बेल का है। बेल मतलब आपने देखा होगा कॉटन के वो बड़े बड़े रोल्स से बना के रखते हैं, ठीक है, उसको बेल कहा जाता है। वो लगभग आई थिंक एक बेल का वजन आई थिंक 160 किलो या ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो 325 लाख बेल का प्रोडक्शन हुआ है एवरेज प्रोडक्शन पिछले 3 सालों में। और 2012-13 से लेकर 2014-15 के बीच में ये 370 से 400 लाख बेल हुआ करता था। तो मतलब उसके हिसाब से प्रोडक्शन में गिरावट आई है। अब इसके बाद आगे लिखा है जो क्रॉप का सबसेक्टर है दैट शोइंग लो ग्रोथ डिस्पाइट बीइंग कवर्ड अंडर द एमएसपी रिजीम अंडरलाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ डिमांड साइड फैक्टर्स। अब क्रॉप का सबसेक्टर बेसिकली एमएसपी में इसको शामिल करने के बावजूद इसमें ग्रोथ कम हो रही है। तो ये बेसिकली क्या दिखाता है कि डिमांड साइड के फैक्टर्स का भी इम्पोर्टेंट होना, मतलब इम्पॉर्टेंट है वो, उनका भी होना ज़रूरी है। क्योंकि जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, हमने बताया कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की डिमांड ज़्यादा है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट्स, मिल्क, एग, फिश, है ना। तो वो मार्केट ड्रिवन डिमांड ज़्यादा है, तो इसलिए उनका डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, उस तरफ लोग गए हैं, है ना, किसान उस तरफ गए हैं। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि और वो जो सेक्टर हैं वो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ग्रोथ इसलिए नहीं हो पा रही है कि इसीलिए इनका कहना है कि डिमांड साइड के फैक्टर जो है इनकी भी इंपॉर्टेंस है। These along with improvements in production technology are more effective in promoting agriculture growth than government output price or input subsidy interventions, the paper has concluded। तो डिमांड साइड फैक्टर्स ज़्यादा ज़रूरी हैं, साथ ही साथ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है, रादर देन, मतलब अगर एग्रीकल्चर की ग्रोथ को बढ़ाना है तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट आउटपुट प्राइस दे रही है, मतलब एमएसपी सरकार दे रही है, या सरकार किसी चीज़ को लेकर इनपुट सब्सिडी दे रही है, तो उससे बहुत ज़्यादा सेक्टर ग्रो नहीं करेगा। सेक्टर ग्रो करेगा डिमांड साइड की वजह से, ठीक है, और सेक्टर ग्रो करेगा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के यूज़ की वजह से, ऐसा इनका यहाँ पर कहना है, ठीक है। क्लियर है बात? चलिए, तो इस सेक्टर को, मतलब इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 3 इकोनॉमी में ही लेंगे, है ना, क्योंकि एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का ये आर्टिकल है, सिंपल टॉपिक। चलिए, इसके बाद एक और लास्ट आर्टिकल हम लोग देख लेते हैं, साइंस एंड टेक का ही हेल्थ रिलेटेड इशू, दैट इज़ मार्बर्ग वायरस। अब ये मार्बर्ग वायरस क्या है देखो, तो डेडली मार्बर्ग वायरस कुड ओवरवेलम रवांडाज फ्रेजाइल इकोसिस्टम, फ्रेजाइल हेल्थ केयर सिस्टम। कि रवांडा बेसिकली एक देश है इन अफ्रीका, तो वहाँ का जो काफ़ी कमज़ोर हेल्थ केयर सिस्टम है ये उसको ओवरवेलम कर सकता है, मतलब उसको ये पार कर सकता है, उसकी कैपेसिटी के बियॉन्ड जा सकता है ये जो वायरस है। क्योंकि ईस्ट अफ्रीकन कंट्री, जब से वहाँ पहला मार्बर्ग का केस आया था पिछले महीने, तब से अभी तक 46 इंडिविजुअल्स केसेस आ चुके हैं और 12 डेथ्स रिपोर्ट की जा चुकी हैं। और इनमें से 80% ऑफ द इन्फेक्शन जो है वो मेडिकल वर्कर्स में हुए हैं। और ये एक ऐसा देश है जहाँ की पॉपुलेशन है लगभग 13 मिलियन से ज़्यादा, और सिर्फ 1500 डॉक्टर यहाँ पर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आउटब्रेक है दैट थ्रेटन्स टू सिग्निफिकेंटली स्ट्रेन द हेल्थ केयर सिस्टम। अब यहाँ पर ये आउटब्रेक जो है ये इस बात का खतरा पैदा करता है कि ये वहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम को के ऊपर जोर डाल सकता है, स्ट्रेन डाल सकता है। अभी मार्बर्ग वायरस होता क्या है, तो मार्बर्ग इज़ अमंग द डेडलीस्ट पैथोजेंस नोन टू ह्यूमंस, ठीक है। ह्यूमंस को जितने भी पैथोजेंस पता हैं उनमें से सबसे वन ऑफ द डेडलीस्ट आप कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा जानलेवा। विद मार्बर्ग वायरस डिजीज़ केस फर्टिलिटी रेट, इसमें जो फर्टिलिटी रेट है यानी कि जो मृत्यु की दर है वो 24% से 88% रही है इन द पास्ट आउटब्रेक्स, मतलब जब पहले हुआ है, वायरस स्ट्रेन और केस मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करते हुए। पहला आउटब्रेक जो है वो जर्मनी के मार्बर्ग में हुआ था 1967 में, उसी के आधार पर इसका नाम रखा गया है। और तब से जो सब्सिक्वेंट आउटब्रेक्स हैं वो सबसे ज़्यादा रिपोर्ट किए गए हैं अफ्रीका में, ठीक है। मार्बर्ग बिलोंग टू द फिलोवायरस फैमिली लाइक इबोला, जैसे इबोला है उसी तरीके से फिलोवायरस फैमिली को ये बिलोंग करता है। हालांकि दोनों के दोनों पैथोजेंस जो हैं वो क्लिनिकली सिमिलर हैं, एंड ऑल दो रेयर कैन कॉज आउटब्रेक्स विद हाई फर्टिलिटी रेट्स। और हालांकि रेयर भी हैं, लेकिन इनसे अगर आउटब्रेक होता है तो फर्टिलिटी रेट्स काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। अब ये कैसे फैलता है, इनिशियली जो ह्यूमन एमवीडी इन्फेक्शंस हैं ये प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू माइंस और केव्स इनहेबिटेड बाय कॉलोनीज ऑफ राउस्टूस बैट्स, ठीक है, मोस्टली नोटेबली द इजिप्शियन फ्रूट बैट। ये बेसिकली अगर आपका बहुत लंबे समय तक एक्सपोजर किसी ऐसे माइन, या माइन मतलब जो खदानें होती हैं वो, या किसी ऐसी गुफा में होता है जहाँ पर ये जो बैट्स हैं, बैट्स मतलब चमगादड़, ठीक है, दैट इज़
राउस्टिव्स बेट्स या इजिप्शियन फ्रूट बेट्स यहाँ पर रहते थे, उसकी वजह से होता था, अगर वहाँ पर आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार मार्बर्ग ऑल्सो स्प्रेड्स थ्रू ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। ठीक है, ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के थ्रू भी फैलता है, बोथ डायरेक्टली, यानी कि आप अगर इन्फेक्टेड पीपल के ब्लड या बॉडीली फ्लूइड के कांटेक्ट में आते हैं, या इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली मतलब कि किसी सरफेस और मटेरियल जैसे कि बेडिंग, क्लोथिंग एक्सेट्रा कंटेमिनेटेड विद दीज फ्लूइड्स। मतलब फैलने का तरीका तो वही जैसे कोविड वगैरह था वैसा ही है, कि आप पर्सन टू पर्सन अगर मिलते हैं तो भी हो सकता है। बॉडीली फ्लूइड्स मतलब जैसे किसी ने कफ किया, स्नीज किया, है ना, खांसा, छींका, तो उससे भी बॉडीली फ्लूइड्स आएंगे। या फिर ब्लड वगैरह है तो आप उसके अगर संपर्क में आए डायरेक्ट तो भी, या फिर अगर इन बॉडीली फ्लूइड से कोई भी मटेरियल को या कोई सरफेस अगर इन्फेक्टेड है और आप उसके कांटेक्ट में आए तो भी फैलेगा। ठीक है, तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी इसमें है, ऐसा WHO का कहना है। अब मेडिकल वर्कर्स ट्रीटिंग कंफर्म्ड और सस्पेक्टेड MVD केसेस हैव बीन फ्रीक्वेंटली इन्फेक्टेड in outbreaks, especially when infected especially when infection control and precautions are lax। तो मेडिकल वर्कर्स जो कंफर्म्ड या सस्पेक्टेड MVD केसेस को ट्रीट कर रहे होते हैं वो इस तरीके के आउटब्रेक्स में सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट होते हैं, और स्पेशली तब जब इन्फेक्शन कंट्रोल या प्रिकॉशंस जो हैं वो सही तरीके से नहीं लिए जाते। अब MVD के सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इन्फेक्शन होने और सिम्टम्स आने में 2 से 21 दिन का समय लग सकता है। ठीक है, इनिशियल सिम्टम्स WHO के अनुसार वही हैं जो नॉर्मल होते हैं, जैसे कि हाई फीवर है, ठीक है, तेज़ बुखार होगा, तेज़ सर दर्द होगा, मसल एक होगा, सीवियर वाटरी डायरिया मतलब जो आपका पेट है लूज मोशन होगा, वाटरी डायरिया होगा, एब्डोमिनल पेन पेट में दर्द होगा, क्रैम्प्स आएंगे, वॉमिटिंग होगी, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं। और कुछ लोगों में हेमरेजिक सिम्टम्स भी आ जाते हैं, ब्लीडिंग वगैरह भी होने लगती है। ऑफन इन मैनी प्लेसेस इंक्लूडिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम फीकस एंड वॉमिट ऑफन कम विद फ्रेश ब्लड। मतलब फीकस मतलब जो आपका स्टूल आप पास करते हैं वो, और वॉमिट जब आप मतलब जैसे उल्टियाँ वगैरह करते हैं तो उसमें भी खून आने लगता है। ठीक है, नोज़ में से, गम्स में से, वजाइना में से, इन सब से भी खून आने लगता है। तो हेमरेजिक सिम्टम्स भी जो हैं कुछ पेशेंट्स में डेवलप हो जाते हैं। अब हेमरेज लीड्स टू मोस्ट MVD फैसिलिटीज़ with death in fatal cases occurring 8 to 9 days after the onset of symptoms, usually of severe blood loss and shock। ठीक है, अब ये जो हेमरेजिंग कंडीशंस है मतलब जिसमें ब्लड लॉस वगैरह हो रहा है तो उस केस में सबसे ज़्यादा फर्टिलिटीज़ होती हैं, और सिम्टम्स आने के 8 से 9 दिन के बाद जो है वो इसमें बताया गया है कि डेथ हो जाती है, यूजुअली ब्लड लॉस वगैरह की वजह से। अब इसको कैसे प्रिवेंट या ट्रीट किया जा सकता है, तो करेंटली इसको लेकर कोई भी ऐसा अप्रूव्ड वैक्सीन या स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। हालांकि WHO के अनुसार सपोर्टिव केयर यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन वगैरह दिया जा सकता है, या इंट्रावीनस फ्लूइड्स वगैरह दे के रिहाइड्रेशन किया जा सकता है, और ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक सिम्टम्स इंप्रूव सर्वाइवल, यानी कि कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स को अगर ट्रीट किया जाए तो उससे सर्वाइवल जो है वो थोड़ा सा इंप्रूव हो जाता है, बेहतर हो जाता है। बाकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या कोई इसके लिए अप्रूव्ड वैक्सीन तो अभी है नहीं। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करेंगे और दुआ करेंगे कि इस तरीके के वायरसेस वगैरह जो हैं वो मतलब जहाँ पर हैं वहाँ पर भी कंटेन रहें, और वहाँ पर भी कम होए, किसी ना किसी तरीके से कम होए, और बाहर की तरफ को ना बढ़ें। ठीक है, क्योंकि कोविड वायरस का भी आपको पता है कि चाइना से कहा जाता है कि ओरिजिनेट हुआ था एक वुहान की एक लैब से। ठीक है, वो बात में कितनी सच्चाई है या नहीं वो कहीं क्लियर तो नहीं हुई, बट कहा यही जाता था कि वो एक लैब से पैदा हुआ और पूरी दुनिया में फैल गया। ठीक है, और पूरी दुनिया में कितनी तबाही उसने मचाई वो सब तो हमें पता ही है। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब जैसे ये बताया गया है कि यहाँ पर हो रहा है रवांडा में, है ना, और अफ्रीका में ही ये फैलता है, लेकिन अगर वहाँ से ये बाहर आया, क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन वाले जो वायरसेस हैं ना ये बहुत डेंजरस होते हैं, क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का कोई हिसाब नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति का अगर वहाँ पर आना जाना हुआ, किसी की भी अगर कोई ऐसी कोई ट्रैवल हिस्ट्री हुई तो फिर ये पूरी दुनिया में फैल सकती हैं चीज़ें। ठीक है, तो हम उम्मीद करेंगे और दुआ करेंगे कि इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो जहाँ पर हैं वहीं पर कंटेन रहें, और बाकी पूरे दुनिया में या बाहर के देशों में या कहीं और जगहों पर ना फैलें। अदरवाइज दीज थिंग्स कैन बी वेरी डेडली। ठीक है, चलिए, तो आप में से जो लोग आईना सीरीज़ के मंथली कंपाइल्ड PDF लेना चाहते हैं तो उनके पास ये सारे ऑप्शंस या विकल्प अवेलेबल हैं। आप मंथली ले सकते हैं एट लेस देन ₹2 पर डे,
ओनली एट 59 रुपीज़ में आपको मिल जाते हैं। जून जुलाई अगस्त के लॉन्च हो चुके हैं, सितंबर के ऊपर थोड़ा सा अभी काम बाकी है, वो चल रहा है। जितना जल्द से जल्द होगा हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। हमें भी जल्दी रहती है, आपसे ज़्यादा जल्दी हमें रहती है चीज़ें प्रोवाइड करने की, बट अब वही है कि काम बहुत सारा रहता है, करने वाले ज़्यादा है नहीं, तो इट टेक्स टाइम। आई होप यू अंडरस्टैंड, बट वी विल पब्लिश इट एज सून एज पॉसिबल, डोंट वरी। उसके बाद अगर आप लोग 12 महीने प्लस 4 महीने यानी कि 16 महीने की PDF लेना चाहते हैं तो ओनली एट 680 में आपको मिल जाएगी। अगर आप 12 महीने की लेना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगी ओनली एट 510। अगर आप 8 महीने की लेना चाहते हैं तो 345 में, और अगर 3+1 यानी कि 4 महीने की लेना चाहते हैं तो आपको 175 में मिल जाएगी, ठीक है। बाकी आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें, और आपने किसी भी अगर हमारे वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो ये बेनिफिट रहेगा कि आप कोर्स को यहाँ से मतलब वीडियोस को डाउनलोड करके आप ऐप के थ्रू भी देख सकते हैं। इसके बाद अगर हमारे जो मंथली कोर्सेज़ हैं, अगर आप इनमें एनरोल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सितंबर मंथ का है, अभी अक्टूबर मंथ का लॉन्च नहीं किया हमने, कर देंगे उसको भी। जुलाई अगस्त है, या फिर इसी तरीके के जो मंथली 3 मंथ्स के कोर्सेज़ हैं जिनमें भी आप एनरोल करना चाहें वो आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये सारे के सारे कोर्सेज़ और ऐप जो हैं वो मतलब सारे के सारे कोर्सेज़ PDF नोट्स हमारे ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड हैं, आप उनमें से जाके एनरोल कर सकते हैं। और अगर कोई आपको लिंक नहीं मिलता है तो यहाँ पर जो नंबर दिया गया है 9150449990, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिएगा, आपको लिंक्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को यूट्यूब पर देखते हैं और आपको किसी भी तरीके की हेल्प होती है तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। चलिए, तो आज के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। कुछ सजेशन या फीडबैक आप देना चाहें तो वो भी ज़रूर बताएं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको जो है वो मिल सकें। और अपना प्यार, अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। और हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।